गुड मॉर्निंग फैन, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 10 मई 2021 है और हमें प्रीलिम्स के लिए द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, महाराणा प्रताप, रविन्द्रनाथ टैगोर, इंडिया यूरोपियन लीडर मीटिंग के बारे में, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट और माउंट सिनाबंग के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले, इनका जन्मदिन था 9 मई को। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 9 मई 1866 को हुआ था। यह एक उदारवादी नेता थे और यह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। इन्होंने 1905 में इंडियन यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की। इन पर एमजी रानडे का काफ़ी प्रभाव था, इसलिए इनको एमजी रानडे का मानस पुत्र भी कहा जाता था। इन्होंने 1894 में अल्फ्रेड वेब को मनाया भारत की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता करने के लिए, और ये खुद विजिट किए थे कहाँ, आयरलैंड में, उनको बुलाने के लिए। इसके अलावा वर्ष 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाया गया था उसको बनाने में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। 1905 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की और इसी वर्ष सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को भी स्थापित किया। 1899 में गोखले को बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में चयन किया गया था और इसके अलावा 20 दिसंबर 1901 को और पुनः 1903 को इम्पीरियल काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल भी इनका चयन किया गया था। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इनका जो मृत्यु हुआ था 19 फरवरी 1915 को बॉम्बे में। इनकी उस समय उम्र थी 48 वर्ष। बात करें महाराणा प्रताप की तो इनका भी जन्मदिन था 9 मई को। इन्हें मेवाड़ी राणा के नाम से भी जाना जाता था। यह राजस्थान जो वर्तमान में भी है वहाँ के मेवाड़ के राजा थे। इन्होंने 2 प्रमुख युद्ध किए मुगलों के साथ। पहला है हल्दी घाटी और दूसरा है बैटल ऑफ देवर। ये जो हल्दी घाटी किया गया था 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल की तरफ से थे मान सिंह प्रथम, जो कि आमेर के उस समय राजा थे। बात करें 1582 में किया गया बैटल ऑफ देवर की, तो इस समय महाराणा प्रताप थे और मुगल की तरफ से थे शाहबाज खान। यहाँ पे यह भी युद्ध यहीं पे राजस्थान में लड़ा गया था। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ मेवाड़ में और मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की उम्र। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका जो जन्म हुआ था 7 मई 1861 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई 7 अगस्त 1941 को। एक भारतीय पॉलीमैथ थे, यानी कि वैसा व्यक्ति जिनमें कई सारे गुण हो, जैसे आप देख सकते हैं पोएट थे, राइटर, प्ले राइट, कंपोजर, फिलोसफर, सोशल रिफॉर्म और खुद पेंटर भी थे। ये जो 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, ये पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे, इनकी गैर यूरोपीय पहले व्यक्ति है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त किया। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को भी स्थापित किया, साथ ही 2 देशों का राष्ट्रगान भी लिखा। आपको पता है जैसा कि जनगण मन हमारा है और अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का। इसके अलावा श्रीलंका का जो नेशनल एंथम लिखा गया है वह भी इससे काफ़ी प्रेरित था। तो इसके लिए आपके फैक्ट है। नेक्स्ट है इंडिया यूरोपियन लीडर मीटिंग के बारे में। 8 मई को भारतीय प्रधानमंत्री और यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के बीच बैठक हुई। इसका नाम रखा गया इंडिया यू लीडर मीटिंग। इसमें 3 चीज़ों पर काफ़ी फोकस दिया गया। आप यहाँ पे देखिए, पहला है फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पर, दूसरा है कोविड-19, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट, और तीसरा है ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने भारत को धन्यवाद दिया कि जो FTA फ्री ट्रेड एरिया, इस पर 8 सालों के बाद फिर से पुनः भारत वार्ता करने के लिए तैयार हुआ है। इसके अलावा इन दोनों के बीच एक कनेक्टिविटी पार्टनरशिप भी हुई, जो कि ये दूसरा देश है भारत जापान के बाद जिसके साथ यूरोपीय यूनियन ने इस प्रकार का पार्टनरशिप किया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? डिजिटल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पर ध्यान देना। इसके अलावा सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और इंटरनल लॉ को रिस्पेक्ट करना। हाँ, ये रहा।
इसके अलावा दोनों ने इंडो पैसिफिक में एक साथ काम करने पर भी वार्ता की, और ये जो COP26 होने वाला लंदन में, इस पर पर्यावरण संबंधी जो भी मुद्दे आएंगे उस पर एक साथ वार्ता करने के लिए इसमें एक सहमति बनी। इसके अलावा भारत ने वेलकम किया कि यूरोपियन यूनियन जो है CDRI यानी कि कोलिजन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वो शामिल हो रहा है। ये जो बनाया गया था CDRI, यह 2019 में जब भारतीय प्रधानमंत्री UN की बैठक में हिस्सा लिए थे तब इसकी घोषणा की गई थी। यह डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधित है, और जैसे कि रेजिलेंट करना, किसी भी आपदा को किस प्रकार से निपटना, उसके लिए पहले से तैयार रहना, इस प्रकार का एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। उसमें यूरोपियन भी शामिल हो गया है, इसलिए भारत सरकार ने इस पर वेलकम किया है, उनका स्वागत किया है। इसके अलावा ये दोनों यूरोपीय यूनियन यानी कि जो 27 देश हैं और भारत कई सारे क्षेत्र में एक साथ काम करने के लिए तैयार हुए, जैसे कि 5G, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। इसके अलावा जॉइंट टास्क फोर्स बनाया गया AI और डिजिटल इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए। नेक्स्ट है थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये जो मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किया गया था, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन यानी कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री भी है और अर्थ साइंस भी मंत्री है। ये जो तीसरा किया जा रहा है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी कि थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टर की अध्यक्षता कौन कर रहा है? आइसलैंड और जापान। और ये पहला मीटिंग जो कि एशिया में संपन्न किया जा रहा है यहाँ पे। और जो पहला किया गया था ASM M1 और ASM M2, पहले की अध्यक्षता किसने की थी? 2016 में USA, और दूसरे की 2018 में जर्मनी के द्वारा किया गया था, और तीसरा इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से किया रहा आइसलैंड और जापान के द्वारा। तो याद रखिएगा, पहला अमेरिका, दूसरा जर्मनी और तीसरा जो है आइसलैंड और जापान के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो है इस पर का थीम रखा गया नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक, और तीसरे में भारत ने भाग लिया है। ये जो क्षेत्र है आर्कटिक वाला क्षेत्र, इसके लिए एक आर्कटिक काउंसिल बनाया गया था जिसमें 8 देश शामिल होते हैं। यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क और ये कनाडा। ये जो 8 राष्ट्र है, ये जो आप नॉर्थ पोल है हमारा पृथ्वी का, तो नॉर्थ पोल में जो भी 8 आर्कटिक सेंटर में आते हैं, यानी कि जो 66.5 डिग्री की रेखा है, उसमें ये जो शामिल है वो 8 देश इसमें भाग लेते हैं। हालांकि इसमें 2013 से, यहाँ देखिए, भारत भी ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में शामिल है। इंडिया के अलावा और भी 12 राष्ट्र इसमें शामिल है, जैसे कि जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड, सिंगापुर और साउथ कोरिया। ये जो आर्कटिक वाला क्षेत्र है एक अभी संवेदनशील क्षेत्र है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से बर्फ वाला, अगर ये बर्फ पिघलता है तो न सिर्फ इन पड़ोसी देशों पे बल्कि जो भी समुद्री क्षेत्र से लगे हुए देश हैं उन सबको इससे प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के बारे में। पिछले एक सप्ताह से यह काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था। चाइना का जो रॉकेट है वो विफल हो गया था, जिस कारण से ये जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है, दरअसल जो चाइना के द्वारा स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा था, स्पेस स्टेशन जिसका नाम क्या है? तिहान है। यहाँ पर देखिए, इसे 2022 में संपन्न किया जाना था। तो इसके लिए जो भी इक्विपमेंट भेजे जा रहे थे, यानी कि मान लीजिए ये जो ISS बनाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तिहाने के नाम से, तो यहाँ से रॉकेट को तो भेजा गया इक्विपमेंट लेकर के, यहाँ पे उसने यहाँ पे छोड़ा भी, लेकिन ये जब लौट रहा था रॉकेट तो जो चाइना का कांटेक्ट है उससे ख़त्म हो गया, और कांटेक्ट ख़त्म होने के बाद यह जो है रॉकेट अपने दिशा से भ्रमित हो गया, और जिस कारण से कई देशों पर लग रहा था कौन से देश पर गिरेगा, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी बन गया था। और ये अच्छी खबर है कि यह किसी देश पे ना गिर कर, बल्कि ये जो यहाँ पे देखिए मालदीव है, उसके पश्चिम में, यहाँ पर मालदीव, उसके पश्चिम में यह गिरा है। हालांकि संभावना जताई जा रही थी कहीं साउथ अमेरिका या फिर भारत पे भी ना गिर जाए, लेकिन हालांकि यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ पे अरब सागर में यह गिरा है। तो लॉन्ग मार्च 5B क्या है, इसे आप याद रखिएगा। ये चाइना का एक रॉकेट है जो कि विफल हो गया था, और यहाँ गिरा है अरब सागर में। और एक किस ले जा रहा था? तिहाने स्पेस स्टेशन को वहाँ पे इक्विपमेंट भेजने के लिए। नेक्स्ट है
माउंट सिनाबंग के बारे में। ये जो ज्वालामुखी है इसका उद्भव हुआ यहाँ पे देखिए सुमात्रा में। सुमात्रा कहाँ? इंडोनेशिया। यहाँ देखिए यह है सुमात्रा द्वीप, यहाँ पर सिनाबंग है और यहीं पे उद्भेदन हुआ है इसका। बात करें माउंट सिनाबंग की तो यह 2010 तक क्या था कि पूरी तरह डोमिनेट चला गया था, यानी कि विषुप्त हो गया था। लेकिन लगभग 400 साल तक यह विषुप्त रहा था, इनएक्टिव रहा था और उसके बाद यह पुनः 2010 में उद्भेदन होता है और अब फिर से ये प्रतिवर्ष 1-2 वर्ष पर उद्भेदन करता रहता है। आप अगर इंडोनेशिया के मैप को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप, ये लग रहा है कि ज्वालामुखी पर ही बैठा हुआ है। आप ये देखिए सारे, जैसे क्राकाटाओ, यहाँ पे देखिए जो प्रमुख ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का सबसे भयानक ज्वालामुखी है। यहाँ मेरापी, तंबोरा आदि, आपको सारे याद नहीं रखने हैं, जो कुछ कुछ प्रमुख हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया, आप उसे देख लीजिएगा। बात करें ज्वालामुखी की, आप यहाँ पे ये जो बनाया गया पिक्चर इसमें आप देख सकते हैं ये प्लेट है। आप यहाँ पे देखिए ये जो इंडोनेशिया का प्लेट है वो कई सारे टुकड़ों में है, जकार्ता, सुमात्रा, है ना, इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, जब भारी प्लेट अंदर की ओर छेपित होता है और दूसरा प्लेट इस तरफ से उठता है, तो ये जो अंदर जो प्लेट होता है ये क्या होता है कि जब टेम्परेचर का जो यहाँ जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर, उससे ये जो प्लेट है गलता है और मैग्मा के रूप में यहाँ पर जमता है और एक खाली स्थान को ढूंढता है कि जहाँ से वो निकल सके। तो यहाँ पे जहाँ पे उसे कोई कमज़ोर स्थान निकलता है वहाँ से मैग्मा इस धरती को तोड़ते हुए लावा के रूप में बाहर निकलती है और ये ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ये जो प्लेट टेक्टोनिक है, हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, तो ये जो है पृथ्वी का संवहनीय ये धारा है। ये क्या होता है कि आप देखिए एक जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। इससे क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जाने के कारण ये जो प्लेट है दोनों एक दूसरे के विपरीत जाते हैं और बीच में एक दरार बनती है और ये ज्वालामुखी उत्पन्न करने के लिए काफ़ी है। और इस प्रकार से आप देखेंगे एक जो है इस प्रकार से इस तरफ जा रहा है और मान लीजिए एक इस तरफ जा रहा है। ये देखिए मान लीजिए प्लेट है, इससे हम करते हैं ऐसे, ये जो प्लेट है और ये प्लेट है, अगर इन दोनों के बीच कन्वर्जन होता है तो न सिर्फ यहाँ पे भूकंप उठती है बल्कि यहाँ पर ज्वालामुखी का उत्पन्न होता है। कब? जब ये मैग्मा बनता है तब। तो आप समझ गए ये माउंट सिनाबंग जो है यहाँ पर किस प्रकार से बनता है ज्वालामुखी। ये जो प्लेट है एक टुकड़े यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर टकराते हैं और उस प्रकार से ये जो छेपित होता है अंदर और मैग्मा बनने के बाद उत्पन्न होता है ज्वालामुखी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हाँ, इसका जो प्रीलिम्स के लिए MCQ है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं टेलीग्राम पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।